two. Oh, really? Sorry, 2012. Ah. He designated his community as backward class. Oh, designated. Yeah. Not so originally from. No, he's not. He's Mod Ghachi. Oh. So Mod Ghachi are also Muslims. Oh. My family has been in part of politics from 1889 onwards. Oh. So my for the. great grandfather was founder member of Indian National Congress, Okay. and परिवार का राजनीतिक इतिहास 1889 से शुरू होता है। मेरे परदादा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शुरुआती संस्थापकों में से एक थे। भारतीय राजनीतिक इतिहास में वह पिछड़े वर्गों बैकवर्ड क्लासेस के पहले व्यक्ति थे जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी AICC के सदस्य बने। उन्होंने समाज के दबे कुचले लोगों के उत्थान के लिए, विशेषकर यादव समाज की शिक्षा और सामाजिक प्रगति के लिए काम किया। इसी प्रयास के तहत 1910 में उन्होंने अखिल भारतीय यादव महासभा का गठन करने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हमारी जड़ें और जमींदारी पृष्ठभूमि, हम मूल रूप से बिहार राज्य के मधेपुरा जिले के रहने वाले हैं। हमारा परिवार उस क्षेत्र का सबसे बड़ा जमींदार परिवार माना जाता था। हमारी जमींदारी रियासत को मुरहो एस्टेट के नाम से जाना जाता था। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में हमारे परिवार का एक खास स्थान है। 1924 में ब्रिटिश भारत में हुए पहले आम चुनाव, बिहार ओडिशा विधान परिषद में हमारे क्षेत्र से मेरे दादाजी के बड़े भाई ने चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। बाद में वे भागलपुर जिला परिषद के अध्यक्ष भी बने। उनके बाद परिवार के एक और भाई 1937 में बिहार विधान परिषद के सदस्य MLC चुने गए। BP मंडल जी का राजनीतिक उत्थान ऐसी मजबूत पृष्ठभूमि से आने वाले व्यक्ति थे मेरे दादाजी BP मंडल। उन्होंने 1952 में स्वतंत्र भारत के पहले आम चुनाव में मधेपुरा निर्वाचन क्षेत्र से पहले विधायक MLA बनकर एक कीर्तिमान रचा। इसके बाद BP मंडल जी को बिहार के पिछड़े वर्ग से चुने जाने वाले पहले मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ। हालांकि उनका मुख्यमंत्री कार्यकाल काफी छोटा रहा। इसका कारण यह था कि जब उन्होंने कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई तो उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे मंत्रियों की जांच के लिए एक जांच आयोग का गठन कर दिया। लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने दादाजी पर उन भ्रष्ट मंत्रियों के खिलाफ जांच बंद करने का दबाव बनाया। ईमानदारी की मिसाल, मेरे दादाजी ने भ्रष्टाचार का साथ देने से साफ इनकार कर दिया और जांच रोकने से मना कर दिया। नतीजतन कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस ले लिया और उनकी सरकार गिर गई। बाद में 1977 में वे जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़कर सांसद MP बने। बिहार में जनता पार्टी को मजबूत करने में उन्होंने कर्पूरी ठाकुर और सत्येंद्र नारायण सिंह जैसे नेताओं के साथ मिलकर एक मुख्य स्तंभ के रूप में काम किया। वे जनता पार्टी की संसदीय समिति के सदस्य थे, इसलिए उम्मीदवारों का चयन करने का अधिकार उनके पास था। उसी दौरान उन्होंने लालू प्रसाद यादव जी को, जो आगे चलकर बिहार के बड़े नेता बने, पहली बार चुनाव का टिकट देकर उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत कराई थी। हमारे परिवार की ईमानदारी और वर्तमान स्थिति हमारे परिवार की बात करें तो आज तक राजनीति और सत्ता में रहने के बाद भी हमारे दामन पर एक पैसे के भ्रष्टाचार का दाग नहीं लगा है।
आर्थिक रूप से या नैतिक रूप से हमारे परिवार के किसी भी सदस्य पर आज तक कोई आरोप नहीं लगा है। राजनीति ही नहीं, न्यायपालिका में भी हमारे परिवार ने अपनी छाप छोड़ी है। मेरे ताऊजी 1981 में पटना उच्च न्यायालय के यादव समाज से आने वाले पहले हाईकोर्ट जज बने। उनके बाद मेरे एक भाई ने भी हाईकोर्ट जज के रूप में सेवा दी। मैं फिलहाल दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूं। मेरे पिताजी एक वरिष्ठ अधिवक्ता, सीनियर वकील थे और वर्तमान में मेरी बेटी भी एक वकील के रूप में अभ्यास कर रही है। मेरी बेटी सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा जी की जूनियर के रूप में काम कर रही है। मद्रास उच्च न्यायालय में चल रहे एक बहुत महत्वपूर्ण मामले के सिलसिले में वह चेन्नई आई हुई है। मैं उसके एक दिन बाद चेन्नई पहुंचा। कई लोगों को लगता है कि हमारे परिवार का हर सदस्य राजनीति में है, लेकिन यह सच नहीं है। मेरे भाई भारतीय वायुसेना, इंडियन एयर फोर्स में देश की सेवा कर रहे हैं। हम में से 2 लोग प्रोफेसर हैं। मंडल कमीशन की रिपोर्ट और वर्तमान राजनीतिक विश्वासघात दादा बीपी मंडल जी ने भारत की 85% से अधिक आबादी वाले पिछड़े और शोषित वर्ग के लोगों के शिक्षा और रोजगार के अधिकारों के लिए मंडल कमीशन रिपोर्ट सौंपी थी, लेकिन दुर्भाग्य से भारत पर शासन करने वाले 5 से 10% उच्च वर्ग के लोग आज भी इन 85% लोगों की प्रगति को दिल से स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। आज पिछड़े वर्ग के अधिकारों की बात करने वालों की आवाज दबाई जा रही है। यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी अगर पिछड़े वर्ग के अधिकारों पर बात की जाए तो उन वीडियो की रीच को रोक दिया जाता है ताकि वे अधिक लोगों तक न पहुंच सकें। खासकर केंद्र में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद से पिछड़े वर्ग के अधिकारों को पूरी तरह कुचला जा रहा है। सबसे दुखद बात यह है कि पिछड़े वर्ग के ही कई लोग बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं, जो उनके साथ विश्वासघात कर रही है। अपने ही अधिकारों को छीनने वाली पार्टी का समर्थन करके वे अनजाने में अपने ही हाथों अपने भविष्य को गड्ढे में धकेल रहे हैं। मोदी के बारे में सच्चाई क्या है? वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को एक अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी नेता के रूप में पेश करते हैं, लेकिन मंडल कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार वे पिछड़े समुदाय से आते ही नहीं हैं। जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब 2012 में उन्होंने चालाकी से अपने मोड़घांची समुदाय को ओबीसी सूची में शामिल कर लिया था। वास्तव में इस मोड़घांची समुदाय का एक बड़ा हिस्सा मुस्लिम है। ब्रिटिश भारत के विभाजन से पहले इस समुदाय के कई लोग कराची और वर्तमान पाकिस्तान के इलाकों में जाकर बस गए थे। इस पृष्ठभूमि के बावजूद मोदी आज अचानक खुद को हिंदुओं का रक्षक दिखाते हैं, लेकिन मंडल कमीशन की रिपोर्ट या सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के आधार पर उनके मन में पिछड़े वर्ग के लिए कोई वास्तविक चिंता नहीं है। वे पूरी तरह से आरएसएस के नियंत्रण में काम करने वाले व्यक्ति हैं और आरएसएस कभी नहीं चाहता कि भारत के पिछड़े और शोषित लोग आगे बढ़ें। इसलिए मोदी अपनी मर्जी से पिछड़े वर्ग के लिए कोई अच्छी योजना लागू नहीं कर सकते। अडानी जैसे कॉरपोरेट पूंजीपतियों के हाथों में ही देश की पूरी संपत्ति जमा की जा रही है। मंडल कमीशन की अनसुलझी और गैर लागू सिफारिशें। मंडल कमीशन की रिपोर्ट में पिछड़े वर्ग के समग्र जीवन स्तर को सुधारने के लिए 40 बहुत महत्वपूर्ण सिफारिशें दी गई थीं। वे सभी आज तक पूरी तरह लागू ही नहीं की गईं। उदाहरण के लिए, सरकारी ठेकों में आरक्षण, सरकार द्वारा दिए जाने वाले सभी प्रकार के व्यावसायिक और बुनियादी ढांचे इंफ्रास्ट्रक्चर के ठेकों में 27% हिस्सा ओबीसी वर्ग को दिया जाना चाहिए, लेकिन आज एक भी ठेका उन्हें नहीं दिया जाता। बैंकिंग आरण सहायता, सरकारी बैंकों द्वारा दिए जाने वाले बड़े आड़ों का 27% हिस्सा पिछड़े वर्ग के उद्यमियों को मिलना चाहिए, लेकिन कॉरपोरेट्स के करोड़ों रुपए माफ करने वाले बैंक पिछड़े वर्ग के लोगों को एक पैसा भी नहीं देते। भूमि सुधार, मंडल रिपोर्ट में कहा गया था कि जमीनों का पुनर्वितरण करके भूमिहीन पिछड़े और शोषित लोगों को जमीनें दी जानी चाहिए। पदोन्नति और छात्रवृत्ति, सरकारी नौकरियों में पदोन्नति, प्रमोशन में भी आरक्षण मिलना चाहिए। गरीब पिछड़े छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए उदारता से छात्रवृत्ति दी जानी चाहिए, लेकिन मोदी सरकार ने इन छात्रवृत्तियों को एक एक करके वापस ले लिया और शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। आज अगर आईआईटी जैसे उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ना हो तो फीस आसमान छू रही है। एक आम गरीब पिछड़ा छात्र आज वहां पढ़ने का सपना भी नहीं देख सकता।
वहीं दूसरी ओर इन राजनीतिक नेताओं के बच्चे विदेशों में जाकर ऐशाराम से पढ़ाई करते हैं। पवन कल्याण के बेटे से लेकर कई राजनेताओं के बच्चे विदेशों में ही पढ़ रहे हैं। सौभाग्य से तमिलनाडु में प्रेसिडेंसी कॉलेज जैसे बेहतरीन सरकारी कॉलेज हैं और वहां सामाजिक न्याय का एक मजबूत ढांचा है, जिससे गरीब छात्रों की शिक्षा काफी हद तक सुरक्षित है। लेकिन देश के अन्य राज्यों में स्थिति बेहद खराब है। पिछड़े वर्ग का भविष्य और हमारा कर्तव्य। अब हमें सरकार से किसी भी चीज की उम्मीद लगाकर बैठने का कोई फायदा नहीं है। लोगों को अपने अधिकारों के लिए खुद सड़कों पर उतरकर लड़ना होगा। शिक्षा, रोजगार और किसानों की आजीविका की रक्षा के लिए संघर्ष करना होगा। वर्तमान में लाई जा रही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसी नई तकनीकें केवल कॉरपोरेट्स के फायदे के लिए हैं। ये भूजल संसाधनों का दोहन करेंगी और किसानों को सड़क पर ला खड़ा करेंगी। तमिलनाडु में पेरियार जैसे महान नेताओं के होने के कारण वहां काफी हद तक सामाजिक न्याय कायम है। लेकिन उत्तर भारत के राज्यों में दलितों और पिछड़ों को आज भी मंदिरों में प्रवेश करने से रोके जाने जैसी कुरीतियां जारी हैं। इसलिए सबसे पहला काम जो हमें करना है वह है अपने भीतर के जातीय भेदों को भूलकर हम सभी पिछड़ा और शोषित वर्ग हैं कि एक साझा पहचान के तहत एकजुट होना। भले ही वे ईवीएम में गड़बड़ी करके लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें, लेकिन अगर हम 85% लोग एकजुट हो जाएं तो हम इस देश का नेतृत्व कर सकते हैं और सामाजिक न्याय को बहाल कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि इस इंटरव्यू को सुन रहे तमिलनाडु और अन्य राज्यों के लोग ईमानदारी और संविधान के पक्ष में खड़े होंगे और सामाजिक न्याय के लिए मिलकर काम करेंगे। हमारे लोगों का भविष्य निश्चित रूप से उज्जवल होगा। धन्यवाद।
Into Ilam Tamils, Sri Lankan Tamils. Congratulations. Very Thank you. From politics to spirituality, from cinema to crime, one network connects the Tamil world. This is U Tamil.